तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक है पार्सेक के बारे में। और पार्सेक जो है वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई के रूप में जानी जाती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पार्सेक हम लोग कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को हम लोग पार्सेक कहते हैं। और हम बता दिए थे कि दूरी मापने की इकाई जो पार्सेक है, इससे खगोलीय दूरी मापी जाती है। खगोल मतलब सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे लंबी दूरी को हम लोग मापते हैं, जिसे हम लोग पार्सेक के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा है समुद्री जहाज की गति। तो इसमें हम बताए थे कि समुद्र में जहाज में जिसको नौकरी होगा उसको नोट का नोट बरसेगा। मंथली फीस जो दरमाहा जो उसको मिलेगा, नोट बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें जो समुद्री जहाज में जो नौकरी होगा तो उसको पैसा ज्यादा मिलता है। इसलिए समुद्री जहाज की गति को जो नापेगा ना, तो उसको हम लोग नोट में, मतलब नोट उसको मिलेगा। ठीक है। फिर है नौ संचालन। नौ संचालन का मतलब, नौ मतलब नाव होता है, और नाव का जो संचालन होगा तो नाव मान के चलो थोड़ा दूर भी तो चलेगा। मान लो कि सबसे पहले कि नौ संचालन है तो पानी में ही नाव चलेगा, तो पहला बात ये नौ से याद रहेगा, नौ। और इसमें संचालन जब होगा तो कुछ दूर जरूर चलेगा। जब कुछ दूर चलेगा तो मतलब समझेंगे कि 1 मील चला, इसलिए नोटिकल मील। यानी कि नौ संचालन इकाई जो है वो किस, नोटिकल मील क्या है, तो यह नौ संचालन की इकाई है। नौ संचालन की इकाई क्या कहलाता है, तो नोटिकल मील कहलाता है। अगला है प्रवाह की दर। प्रवाह मतलब होता है किसी चीज को विसर्जन करना, वैसे प्रवाह मतलब किसी चीज का फ्लो होना, किसी चीज का आगे की ओर बढ़ना, ये होता है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि गांव घर में जो पूजा पाठ का कोई सामग्री होता है तो उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रवाह कर दिया जाता है। तो प्रवाह जब हम करते रहते हैं, मान के चलो कुछ प्रवाह करते वक्त कुछ ऐसा मूल्यवान वस्तु होगा, मूल्यवान वस्तु जो होगा तो उसको भी हम लोग कचरे समझ करके फेंकते रहेंगे, तो कोई थर्ड पर्सन हमसे पूछ सकता है कि उसे क्यों फेंक रहे हैं। क्या बोलेगा, क्यों फेंक रहे हैं। तो क्यों फेंक रहे हैं या क्यों प्रवाह कर रहे हैं, इसलिए प्रवाह की दर क्यूसेक होता है। प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, क्यूसेक कहते हैं। इसके बाद जो अगला है अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वो होता है 746 वाट होता है। अश्व शक्ति को हम लोग अंग्रेजी में हॉर्स पावर कहते हैं, और शॉर्ट में उसको हम लोग एचपी कहते हैं। ठीक है। एच से हॉर्स, पी से पावर। हॉर्स पावर मतलब, हॉर्स मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा होता है ना, मतलब कि घोड़ा जैसे पावर, मतलब घोड़ा के जैसे दौड़ेगा, मतलब वो इतना स्पीड होगा जैसे घोड़ा दौड़ता है उतना स्पीड में दौड़ेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स पावर। यानी कि एक हॉर्स पावर जो होगा कितना वाट के बराबर होगा, 746 वाट के बराबर होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है इंद्रधनुष के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम, मतलब इंद्रधनुष जो होता है उसमें कौन कौन सा रंग होता है, उसमें वैसे 7 रंग होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में कौन कौन सा रंग होता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि इसका ट्रिक्स है, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार उसके वर्ड के हिसाब से, जैसे वी है, आई है, बी है, जी है, वाई है, ओ है और आर है। वी से वायोलेट होता है। ठीक है। वी से क्या होता है, वायोलेट होता है। इसके बाद आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। एक बार फिर से इसको हम लोग समझते चलेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भी का मीनिंग ये पूछ सकता है, मतलब फुल वर्ड क्या होता है, तो भी से वायोलेट होता है। भी से क्या होता है, वायोलेट होता है। ठीक है। और इसके बाद है आई से इंडिगो। आई से क्या होता है, इंडिगो होता है। और बी से क्या होता है, ब्लू होता है। जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। भी से क्या होता है, एक बार फिर से बात करेंगे हम लोग। वी से वायलेट होता है। ठीक है, वायलेट होता है। इसके बाद आई से इंडिगो। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, और बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, वाई ओ से ऑरेंज, आर से रेड होता है। ठीक है। वायोलेट का मतलब होता है बैगनी। वी से वायोलेट, वायोलेट मतलब बैगनी। आई से होता है इंडिगो, और इंडिगो का मतलब होता है, इंडिगो का मतलब होता है नीला। और ब्लू का मतलब होता है नीला, लेकिन वो होता है आसमानी नीला। ये जो इंडिगो है इसका मतलब सीधे नीला, और इंडिगो का, ब्लू का मतलब जो होता है वो होता है, उसका मतलब आसमानी नीला, जिस तरह से आसमान नीला होता है उस तरह से। ठीक है। जी से होता है ग्रीन मतलब हरा,
वाई से येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज मतलब संतरा के तरह का मतलब नारंगी, और आर से रेड मतलब लाल। और इसका हिंदी में जो ट्रिक्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और 7 रंग का जो हम लोग देखे थे VIVGYOR, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे, VI का सी होता है ना, मतलब बोर्ड आइडिया वाला, लेकिन यहाँ पर बोर्ड आइडिया का मीनिंग नहीं लगा देंगे। V से वायोलेट, I से इंडिगो, ठीक है। और इसके बाद BG, VI जो सिम होता है ना, उस सिम को हमेशा BG ही बताता रहता है आजकल, क्योंकि वो सिम जो लोग ज्यादा ही खरीदने लगा है, इसलिए VI हमेशा BG रहता है, ठीक है। और YOR योर, ठीक है। VIBG योर मतलब हम लोग किसी को बोलेंगे कि तुम्हारे VI नंबर पर कॉल किए तो BG बता रहा था, तुम्हारा योर होता है, इसलिए VIBG योर। क्या याद रखेंगे, VIBG योर। फिर से बोलो, VIBG योर, VIBG योर, VIBG योर, ठीक है। VIBG योर, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि VI का सिम चलता है, मतलब बोर्ड आइडिया जो मर्ज कर दिया गया है। और VI सिम के क्या रहेगा, अभी किस परिस्थिति में, BG रहेगा, इसलिए VIBG योर। योर में हम लोग YOUR नहीं याद रखेंगे, YOR याद रखेंगे, YOR, ठीक है। तो VI से क्या हो जाएगा, वायोलेट, I से इंडिगो। बोलो, V से वायोलेट होगा और I से इंडिगो होगा। V से वायोलेट जो उसका मतलब बैगनी होता है, और इंडिगो का मतलब नीला, ठीक है। और ब्लू मतलब नहीं, इंडिगो मतलब सीधे नीला, और ब्लू मतलब आसमानी नीला, और जी मतलब ग्रीन मतलब हरा, वाई से येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर से रेड। बात समझ में आ गया। और इसका हिंदी में भी हम लोग जरा ट्रिक्स देख लेंगे तो याद रहेगा। जिसमें कि सबसे ऊपर अगर बात करें, सबसे ऊपर तो पहले नंबर पर V है, यानी कि सबसे ऊपर जो रहता है वो V यानी कि बैंगनी रंग होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो रेड होता है, यानी कि लाल होता है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर थोड़ा हम मिस्टेक कर गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं VIBG योर लिखा हुआ है, तो इसको तो हम लोग याद ही रख ही लेंगे। इस तरह से कलर का ये क्रम है, VIBG योर, यानी कि V से वायोलेट, I से इंडिगो, है ना, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। लेकिन यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, ये जो शुरुआती है ना VI से, ये सबसे नीचे होगा, ये सबसे नीचे होगा। और इधर जो देख पा रहे हैं आप, ये सबसे ऊपर होगा, यानी कि आर से रेड, रेड कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। और VI जो होगा वो सबसे नीचे होगा, यानी कि इसको, अगर ये है, इसको हम लोग ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। इसको हम अगर ऐसे दिखाते हैं, जैसे हम आर को ऊपर कर देते हैं, O को उसके नीचे, Y को उसके नीचे, G को उसके नीचे, V को उसके नीचे, I को उसके नीचे, और V को। अब यहाँ आपको स्पष्ट क्लियर हो चुका होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे ऊपर में जो है ये लिखा हुआ है R, सबसे ऊपर में क्या है, R है। और सबसे नीचे में जो है ये है V, यानी कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर R कलर होगा, यानी कि रेड कलर होगा। इसमें हम थोड़ा मिस करके गलत से बता दिए थे कि V सबसे ऊपर होगा, लेकिन वो गलत है। ये देखिए, आप ऊपर की रॉ मतलब रॉ नीचे लाइन जो है, इस लाइन में सबसे ऊपर भाग में R है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि इंद्रधनुष के सबसे ऊपर में क्या होता है, तो रेड होता है। और अगला जो प्रश्न पूछता है कि सबसे नीचे में क्या होता है, तो वायोलेट यानी कि बैगनी होता है, ठीक है। ये सबसे नीचे का है और ये सबसे ऊपर का है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यानी कि ये बीच में आ गया, इसलिए मिडिल में आपको हरा होगा, यानी जी से हरा, जी से ग्रीन, ठीक है। तो याद रखेंगे इंद्रधनुष के सबसे ऊपर में कौन सा रंग होगा, रेड होगा। और सबसे नीचे में क्या होगा, वायोलेट यानी कि बैगनी होगा, ठीक है। और बीच में क्या होगा, तो ग्रीन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः फिर इस चीज को हम बता दें आपको कि हम पीछे मिस्टेक से बोल दिए थे कि V सबसे ऊपर होगा, लेकिन वो गलत है, R सबसे ऊपर में होगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखें इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग, तो VIBGYOR योर, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे, और क्या हिंदी का ट्रिक्स है वो हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हिंदी में है, बैनी आह पी नाला, बैनी आह पी नाला। परीक्षा में जो क्वेश्चन टाइप रहता है इस तरह से कि कोई टीचर है वो बैनी आह पी नाला पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो क्या चीज के बारे में पढ़ा रहा है, किस टॉपिक को पढ़ा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बैनी आह पी नाला ये इंद्रधनुष के रंगों का वर्णन कर रहा है, यानी कि बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, आ से आसमानी नीला, ठीक है। और इसके बाद जो है
ह, तो ह से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया, ला से लाल हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, बैनी, इसको जरा बोलिए, बोलेंगे इसका अर्थ होगा बैनी आह पी नाला, बैनी आह पी नाला। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि बैनी आह पी नाला के बारे में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो यह किन टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, किन टॉपिक के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे बैनी आह पी नाला, पी नाला, बैनी आह पी नाला। तो बै से हो गया बैनी, यानी कि सबसे ऊपर में आपको जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग सीधा ऐसे उल्टा देंगे तो पता चल जाएगा, जैसे कि हम अंग्रेजी में देखे थे, बैनी जो है वो सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर नीला रहेगा, फिर उसके ऊपर आसमानी नीला, उसके ऊपर हरा, हरा बीच में रहता है, इसके बाद पीला, इसके बाद नाला, इसके बाद लाल। यानी कि सबसे ऊपर क्या रहेगा, तो लाल रहेगा, और सबसे नीचे रहेगा बैंगनी। ठीक है, यानी कि ये पेन है, इस तरह का है, इसको हम लोग ऐसे खड़ा कर देंगे, इस तरह से आप इसको ऐसे कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हम लोग कंटेंट देख रहे हैं, जैसा कि है प्राथमिक रंग के बारे में, यानी कि प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग अंग्रेजी क्या होता है, प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग के बारे में क्या है, प्राथमिक रंग के अंतर्गत लाल, हरा, नीला, जिसको अंग्रेजी के हम अल्फाबेट में याद रखेंगे, कैपिटल में आर, आर से रेड, जी से ग्रीन, और बी से ब्लू यानी कि नीला। ठीक है, प्राइमरी कलर के अंतर्गत लाल, हरा, नीला आता है। प्राथमिक रंग की अगर परिभाषा की दृष्टि से बात करें तो हम उस रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं जो किसी रंग के मिलाने से नहीं बनता है। ठीक है, प्राथमिक रंग किसे कहेंगे, जो किसी अन्य रंगों को मिलाने से नहीं बनता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे रंग की, तो यह दो रंगों को मिलाने से बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें पीला का, तो पीला रंग जो बनता है वो द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है, और पीला द्वितीय रंग इसलिए कहलाया क्योंकि इसमें दूसरे रंग को मिलाने से होता है। जैसे कि लाल को और अगर हरा को मिला दिया जाए तो वो रंग पीला बन जाता है, लाल और हरा को मिला दिया जाए तो पीला बन जाता है, इसलिए उसको द्वितीय रंग कहा जाता है। लेकिन प्राथमिक रंग जो होता है वह किसी दूसरे रंगों को मिला करके नहीं बन सकता है, इसलिए उसको प्राथमिक रंग कहा गया है। तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, ये आता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग द्वितीय रंग के बारे में। द्वितीय रंग जो होता है, इसका परिभाषा बताता है कि जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनता है। जैसे कि देखिए पीला है, पीला लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बन जाता है। ठीक है ना, उसी तरह से विभिन्न रंगों को मिला करके प्राथमिक रंग के अलावा जो भी रंग है वो बनता है। ठीक है, मैजेंटा है वो भी किसी दूसरे रंग को मिलाने से ही बनता है। सियान है ना, ये भी दूसरे रंग को मिलाने से ही बनता है। ठीक है, एक मिनट में, अगला जो टॉपिक है, एक मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कता है, तो एक मिनट में हमारा हृदय जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है, मतलब दिल का जो धड़कन होता है, हृदय मतलब दिल, हार्ट भी उसको कह सकते हैं। तो एक मिनट में कितना धड़कता है, 72 बार धड़कता है। फिर लिखा है औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में, तो यहाँ बता रहा है औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, मतलब निरोग होते हैं, उनके लिए ये 72 बार दर्शाया गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो एक मिनट में 72 बार उनका हृदय धड़कता है। जो अस्वस्थ होंगे, जैसे कि किसी को धड़कन का डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो उसे हो सकता है कि इससे ज्यादा भी धड़कता हो। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरा अगला प्रश्न है मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, मतलब उसको जो फीवर रहता है, नहीं फीवर नहीं, मतलब उसका सामान्य तापमान जो शरीर में हमेशा ये टेम्परेचर बना रहता है वो कितना होता है। अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। फिर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है, सेल्सियस में 100 से सेल्सियस, 100 से 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट, वहीं केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सी, फारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के बारे में। इंटरनेशनल ओजोन डे, इंटरनेशनल 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 ओजोन डे, इंटरनेशनल ओजोन डे। ओजोन का थोड़ा स्पेलिंग देखना पड़ेगा। ठीक है,
इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय होता है, ओजोन डे मतलब दिवस होता है, ठीक है, वो देख करके यहाँ पर लिख देना। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। देखो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है ना, ओजोन जो है ना हम लोग को पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है, ठीक है, यानी कि धरती पर आने वाले समस्याओं को ये सॉल्व कर देता है। क्या कर देता है? सॉल्व कर देता है। अगर पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे धरती पर आ जाए तो हम लोग को त्वचा का कैंसर होगा, धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सब सूख जाएंगे, वातावरण में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को सुरक्षित करता है, सॉल्व करता है। तो सॉल्व से बन जाएगा 16, यानी कि 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हो गया? अगला जो टॉपिक हम देख पा रहे हैं WWF। WWF का फुल फॉर्म पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, यानी कि इसका दो फुल फॉर्म है, एक है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। क्या है? दो है। वर्ल्ड, बोलो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब साथ बोलो वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब तो हाथ पकड़ लो, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे बोलो WWF। फिर से बोलो WWF। अब W से बोलो, W से वर्ल्ड, W से फिर वाइड, इसके बाद फंड फॉर नेचर, W से वर्ल्ड, फिर W से वाइड, फंड फॉर नेचर, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बोलो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तेजी बोलो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला है, इसके अलावा एक और आ सकता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। बात समझ में आ गया? अगला है ऐसे निर्जीव पदार्थ, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, जिसके अंदर जान नहीं है, ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो अजैविक घटक कहते हैं। हम पहले भी चर्चा कर दिए थे कि अजैविक मतलब क्या होता है? जो जीवों से जुड़ा हुआ नहीं हो, यानी कि ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हो, तो उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। अगला है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ। ये जैसे कार्बनिक पदार्थ में क्या आता है? प्रोटीन। आज ही पढ़ाए थे प्रोटीन क्या है? तो एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट ये कार्बनिक पदार्थ है। तथा अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे अजैविक घटक के बारे में। अजैविक घटक अगर पूछ दे तो हम लोग बोलेंगे ऐसे निर्जीव पदार्थ जो मानव जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। इसके बाद है, ये मानव जीवों को ही नहीं, मतलब जीव कोई भी हो उसको प्रभावित करते हैं, उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। जैसे कि मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, ये सब जो होता है वो अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो जैविक घटक मतलब बताए थे कि जैसे गाय का गोबर, वो जैविक घटक है क्योंकि वो जीवों से प्राप्त होता है। लेकिन क्या ये जो मृदा है, मिट्टी है, वो जीवों से प्राप्त होता है? हवा, मिट्टी जीवों से प्राप्त होता है? जल जीव से प्राप्त होता है? नहीं होता है ना। कार्बनिक पदार्थ जीव से प्राप्त होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब नहीं होता है। इसलिए ऐसा पदार्थ अगर ऐसा ऑप्शन में आए तो देखना जो जीवों से प्राप्त हो वो आ जाएगा तुमको जैविक घटक में, जो जीवों से प्राप्त नहीं हो वो अजैविक घटक में आएगा। और अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों आते हैं, लेकिन कार्बनिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। लेकिन अकार्बनिक पदार्थ में जैसे नाइट्रोजन यानी कि N2 आते हैं, और फास्फोरस मतलब P आते हैं, और S से सल्फर आते हैं, जिसको हम लोग गंधक भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार फिर से बताओ कि अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या सब आते हैं?
अकार्बनिक नाइट्रोजन आते हैं, अकार्बनिक में नाइट्रोजन आते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस आते हैं, सल्फर, सल्फर आते हैं। एक बार फिर से बताओ क्या सब आते हैं? नाइट्रोजन फास्फोरस, और सल्फर, सल्फर आते हैं। सल्फर को संकेत में क्या कहते हैं? एस, एस कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है? गंधक। गंधक है। ठीक है, तो ये था तुमको अजैविक घटक के बारे में। एक बार फिर से बताओ कि अजैविक घटक किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे निर्जीव पदार्थ संबंधित नहीं हो, ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक कहते हैं। जैसे कि हवा, जैसे कि जल, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ये सब अजैविक घटक हुआ ना। ठीक है, इसका जैसे प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कार्बनिक के अंतर्गत आता है, अकार्बनिक में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ईटीसी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं जो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। आते हैं।